नमस्ते, आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम रूबरू होने जा रहे हैं बालक शेखर से। हमारा परिचय होगा उस बाल मन से जिसके बारे में हमने शायद बहुत कुछ सुन भी रखा हो, जैसे शेखर विद्रोही है, शेखर घोर अहमवादी है, शेखर ज़रूरत से ज़्यादा जिज्ञासु है, स्वाभिमानी है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम इन कही सुनी बातों से परे हटकर तटस्थ भाव से शेखर को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि शेखर एक जीवनी महज एक उपन्यास नहीं है और न ही कथानायक शेखर की जीवनी का लेखा जोखा मात्र है, वरन स्नेह और वेदना का जीवन दर्शन भी है, जिसे लेखक ने अपने जीवनानुभवों के विस्तृत दायरे के सूत्र में पिरोया है। उपन्यास का प्रथम भाग उत्थान 1940 में प्रकाशित हुआ था और उसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ये भी अज्ञेय का एक नवीन शिल्पगत प्रयोग था। हालांकि बाद में हिंदी साहित्य में इस प्रकार विभाजन करने की रीति अपनाई गई है। तो प्रथम खंड उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। जिन श्रोतागणों ने शेखर एक जीवनी एन इंट्रोडक्शन नामक प्रथम एपिसोड न देखा हो, कृपया उसकी ओर पहले जाएं। वैसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि छात्रगण रचना को स्वयं पढ़ें। पुस्तक की जो फील होती है, पढ़ने में जो आनंद होता है, वो बात ही कुछ और होती है। मेरा प्रयास उपन्यास को पूर्ण रूप से पढ़ाना कदापि नहीं है। ये वीडियोस मात्र हाइलाइट्स हैं ताकि आप शेखर को पहचान सकें, महान रचनाकार अज्ञेय को समझ सकें, रचना की भावनात्मक और शिल्पगत प्रयोग से रूबरू हो सकें। अगर हमारा अनुमान सही है तो शेखर एक जीवनी आपके यूजीसी नेट सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, अतः रचना को पूर्ण रूप से जानना परखना आपके लिए नितांत आवश्यक है। तो जैसे कि हमने प्रतिपादित किया, शेखर जेल में है, उसे फांसी की सज़ा सुनाया गया है और आपको पता ही है, जिस व्यक्ति को फांसी की सज़ा लग गई हो उसकी मानसिक व्यथा क्या होती होगी। तो उन परिस्थितियों में वो अपने बीते हुए जीवन का पुनर्अवलोकन करता है। फ्लैशबैक, स्मृतियाँ, अर्धस्मृतियाँ, मेमोरीज। कुछ स्मृतियाँ धुंधले होते हैं, कुछ अपने जन्म के बारे में कही सुनी बातें। एक बार पुनः याद दिला देते हैं, उपन्यास को पूर्ण रूप से सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। These are only highlights which I feel is very necessary to know शेखर। ओके। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ, कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। तो देखिए, शेखर अपनी स्मृतियों के द्वारा अपने जन्म के बारे में बताते हैं। उसका जन्म भी इसी प्रकार अनजाने में हो गया था। देहात से भी बाहर एक वीरान भूमि में बहुत से टूटे फूटे खंडरों के पास लगे हुए एक खेमे में उसका जन्म हुआ था। उस समय उसका पिता वहाँ उपस्थित नहीं था। उस समय उसकी माँ भी बेहोश थी, दाई थी। पर ऐसे तो प्रत्येक घटना को, प्रत्येक पीड़ा के उद्भव को देखने वाला कोई न कोई कहीं न कहीं होता है। उस नवजात शिशु ने अपने जन्म का अनुभव किया था या नहीं, यह कोई नहीं जानता। वह उस समय सचेत भी था या नहीं, इसका भी निर्णायक कोई नहीं है, क्योंकि प्रसूति बेला का कोई निश्चित वृत्तांत कहीं नहीं मिलता। सुनी सुनाई इतनी बात का पता अवश्य है,
कि उस समय के लगभग संध्या हो चुकी थी। पक्षी चिल्ला चिल्लाकर घोंसलों में सिमटकर किसी समाधिस्थ जिज्ञासा में, किसी क्रियाहीन विस्मय में चुप हो गए थे और उन खंडरों पर पहरा देने वाले चौकीदारों ने कोई बेसुरा सा राग आलापते हुए इधर उधर घूमना आरंभ कर दिया था। पर जैसे पीड़ा की स्पष्ट अनुभूति के बाद उपचार होने लगते हैं, वैसे ही जब उसकी माँ ने जाग कर थके हुए स्वर में कहा, हाय, तब सब और चहल पहल मच गई। तब उस नवजात शिशु को धोकर और साफ करके ब्राह्मण कुमार के उपयुक्त शरीर दिया जाने लगा। तंबू में बसने वाले 5-4 प्राणियों की दौड़ धूप होने लगी, इधर से उधर, उधर से इधर, निरर्थक, निरुद्देश्य। तब उसके पिता भी आए। उसे देखभाल कर उनका खींचा खींचा शरीर कुछ ढीला हो गया। उनके मुख पर किसी अनिष्ट निवारण की इच्छा में सिमटी हुई झुर्रियां बिखर कर खो गई और वे किसी आधे सुखपूर्ण, आधे संतोषपूर्ण विचार में चुप खड़े रहे। तब पंडित पुरोहित भी आए और एक बौद्ध भिक्षु भी, और सभी अपने अपने संसार में उस नवजात शिशु का स्थान निर्दिष्ट करने में, अपने जीवन विधान की श्रृंखला में एक कड़ी उनके लिए जोड़ने में जुट गए। जिन खंडरों के मध्य में उसका जन्म हुआ था, वे एक बौद्ध विहार के खंडर थे। वहाँ उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा निकली थी, जिसकी उपासना करने वे भिक्षु उसके पिता के पास अतिथि होकर आए थे। वहाँ आकर जब उन्होंने देखा कि उसी दिन इस शिशु का जन्म हुआ है, तब उन्होंने पिता से कहा, यह शिशु बुद्ध का अवतार है, इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देना। पिता ने कहा, अच्छा। जो पुरोहित आए हुए थे उन्होंने कहा, यह लड़का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके संस्कार भी कुल के उपयुक्त होने चाहिए और बुद्ध के प्रभाव से यह अहिंसा का पुजारी होगा और ब्राह्मणत्व का नाम उज्जवल करेगा। माँ ने कहा, ठीक है। पिता ने कुछ सोचते सोचते कहा, इसका नाम बुद्धदेव रखना चाहिए। माँ ने मन ही मन कहा, मैं तो इसे टाऊ कहूँगी, और प्रत्यक्ष बोली, मैं इसकी ओर से प्रण करती हूँ कि इसे आजन्म निरामिष भोजी रखूँगी। अब देखिए, बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के वक्त उस समय माँ बेहोश थी, पिता पास नहीं थे, केवल एक दाई थी। तो उस समय बच्चे की क्या हालत थी, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, किसी ने प्रत्यक्ष देखा नहीं। लेकिन बालक ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और संयोगवश गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा भी उसी के समीप से निकली थी, उसी एरिया के समीप से। तो उस समय बात चली कि बौद्ध धर्म की दीक्षा भी बच्चे को दिया जाना चाहिए। नामकरण की बात हुई। पिता ने एक नाम सजेस्ट किया, माँ के मन में कुछ और ही चल रहा था। पिता ने मन ही मन निश्चय किया, मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा ताकि यह नए नगरों का निर्माण करे। माँ ने मन में कहा, मेरा टाऊ बैरिस्टर होगा और प्रपीड़ियों का रक्षक होगा। अब देखिए, माँ के मन में था कि बच्चा लॉयर बने और पीड़ितों की रक्षा करे। पिता चाहता था कि वो इंजीनियर बने। इस प्रकार बोध होने से पहले ही बालक का जीवन एक रूढ़ी में बंध गया। बहुत से अनुभूत किंतु सुदृढ़ बंधन उसके जीवन में छा गए, वह बिक गया। अब देखिए कैसे शेखर बच्चे के जन्म के बाद माता पिता की जो चाह होती है कि बच्चा ये होगा वो होगा, दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षुक आ गए, उनकी भी मतलब कि ये जो बौद्ध सन्यासी हैं उनका इस बच्चे के जन्म से कुछ लेना देना नहीं है। न इनके रिश्तेदार हैं, न परिवार में निहित है, न परिवार वाले हैं, लेकिन फिर भी लोगों का, समाज का एक व्यक्ति के जन्म के बाद ही उस बच्चे पर जो अधिकार जमा देता है समाज, उसकी ओर अज्ञे जी प्रकाश डालते हैं। तो जब आप ये उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे शेखर को बाद में लगता है कि मैं तो अपने जन्म के वक्त से ही बिक गया था, वह बिक गया। देखिए, आकांक्षाएं जो माता पिता रखते हैं, समाज रखते हैं व्यक्ति से, जो लेखक अस्तित्ववादी अथवा एक्सिस्टेंशलिज्म उस पर विश्वास करता हो, अज्ञे एक घोर अस्तित्ववादी भी थे, यानी कि
समाज से ज़्यादा व्यक्ति को प्राधान्य देते थे। व्यक्ति खुश है तो समाज भी खुश होगा, ये नहीं कि समाज के लिए व्यक्ति को त्यागना होगा अपना सब कुछ या फिर दुखी होना होगा, ये आज्ञे जी नहीं मानते थे। तो यहाँ देखिए, वो जेल में बैठे हुए अपने जन्म के बारे में सोचते हैं कि कहाँ उनका जन्म हुआ, उस समय क्या क्या बातें हुई। अब देखिए, ये बच्चा उस समय कैसे समझ गया ये सब हुआ, ये तो कही सुनी बातें उसने बाद में ग्रहण किया दूसरे लोगों से, शायद माता से या फिर पिता से या फिर परिवार में जो दाई है, जो भी हो, शेखर ने ये जान लिया कि जैसे ही मैंने जन्म लिया मैं बिक गया था। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है। अब देखिए, व्यक्ति जन्म से ही बंधन में पड़ जाता है। जन्म लिया नहीं कि माता का बंधन, पिता का बंधन, समाज का बंधन। पंडितों से पूछो, भिक्षुओं से पूछो, क्योंकि उन्होंने भी क्या क्या बंधन मन ही मन निर्दिष्ट किए थे, कोई नहीं जान पाया। जो पंडित वहाँ आए नामकरण के लिए या फिर जो भिक्षु आए, सभी ने कुछ ना कुछ बंधन इस बच्चे के ऊपर डाल दिया था। अब एक स्वर पूछता है, यह सब तुमने कैसे जाना। अब देखिए, शेखर अपने जन्म के बारे में जो जो बातें उस समय हुई, ये शेखर ने कैसे जाना। अब ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उदित होगा, पर शिशु शायद जिस समय एक आकारहीन मांसपिंड भर होता है, तभी से वह एक अमिट छाप ग्रहण करने लगता है, जो उसको उत्पन्न करने वाली तात्कालिक शक्तियों की ही नहीं होती, वरन उससे पहले हुई असंख्य घटनाओं और बाद में होने वाले असंख्य परिवर्तन की भी होती है। यह छाप पड़ जाती है और पड़ी रहती है, व्यक्त नहीं होती, हमारी चेतना में नहीं आती, तब तक जब तक किसी आकस्मिक प्रेरणा की चोट से, किसी ने समझ आने वाले आघात से वह स्पष्ट होकर लहर की तरह हमारे जीवन में नहीं फैल जाती। ये सब जन्म के समय की बातें। अब देखिए, ये सब तुमने कैसे जाना। अब लेखक कहते हैं, शिशु शायद जिस समय एक आकारहीन मांसपिंड भर होता है, तभी से उसके मस्तिष्क में उसके आसपास होने वाली बातों को ग्रहण करने की शक्ति होती है। ये सब जन्म के समय की बातें स्वयं उसके अपने मस्तिष्क के अनुलेख शायद नहीं है। अब देखिए, ये कैसे उसने जाना, वह नहीं कह सकता कि ये उसने कहाँ से पाए, कैसे पाए, पाए भी या नहीं, क्योंकि ये शायद असंख्य मौक़ों पर विभिन्न असंबद्ध वाक्यों को सुनकर, टूटी टूटी मुद्राओं को देखकर, टूटे टूटे अव्यक्त विचारों को किसी प्रगूढ़ अंतशक्ति से भांप कर एकत्रित किए हुए मनश्चित्रों का पुंज है। अब देखिए, ये है चित्रकला, इनके शिल्प की विशेषता। जन्म के समय की बातें बच्चा कैसे जानता है। आपके घर में, परिवार में, आपने भी कभी अपने माता पिता से पूछा होगा, बचपन में तो पूछा ही होगा कि मेरे जन्म के बारे में बताएं, मैं कैसा था बचपन में। मेरे घर में भी मेरे बच्चे अक्सर पूछते हैं और उन्हें वो सुनने में काफ़ी आनंद आता है कि उस समय जब उन्होंने जन्म लिया था तो हमारी प्रतिक्रिया क्या थी। तो इस प्रकार असंख्य मौक़ों पर विभिन्न असंबद्ध वाक्यों को सुनकर या टूटी टूटी मुद्राओं को देखकर, टूटे टूटे अव्यक्त विचारों को सुनकर बच्चा समझ जाता है। अब देखिए, आज्ञे जी की एक शिल्पगत विशेषता है कि कैसे वो व्यक्त करते हैं बातों को। बच्चा कैसे समझ जाता है अपने जन्म के बारे में। नेचुरली बच्चे ने सुन रखा होगा, टूटी फूटी बातें ही सही, लेकिन जोड़ जोड़ कर उसे इतना तो मालूम हो गया कि उसके जन्म के वक्त उस समय पिता नहीं थे, माँ बेहोश थी, और जो लोग वहाँ मौजूद थे, यानी कि जो समाज है, उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रियाएं की, ये सब बच्चा समझ गया। ऐसी ऐसी स्मृतियाँ या अर्ध स्मृतियाँ अनेक हैं, किंतु यह एक विचित्र बात है कि उसके जीवन की जो सबसे पहली दो एक घटनाएं उसे ठीक तौर पर अपनी अनुभूति सी याद हैं। वे उन तीनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती हैं जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती हैं। अब देखिए, ऐसी स्मृतियाँ यानी कि उसके जन्म के बारे में, उसके नामकरण के बारे में, ये जो अर्ध स्मृतियाँ अनेक हैं। उसने सुन रखा होगा,
या फिर लोगों ने बताया होगा, किंतु एक विचित्र बात है कि उसके जीवन की कुछ एक घटनाएं उसे एकदम क्लियर याद है। और ये घटनाएं प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती हैं। वो क्या है? अहंता, भय और सेक्स। ये 3 बातें, अहम भावना, भय और सेक्स, ये जो एक बच्चे के जन्म के बाद किशोरावस्था तक पहुंचने तक उसके मन में जो अहम की भावना पैदा होती है, जो भय उत्पन्न होता है, जो सेक्स नामक विकार उत्पन्न होता है, इन बातों को लेकर शेखर के मन में जो स्मृतियां हैं वो एकदम व्यक्त है, क्योंकि ये बातें वो थोड़ा बड़ा होकर अनुभव करता है ना। अहम की भावना बच्चे में तब पैदा होता है जब उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है ना। अब देखिए, एक बच्चे में अहम की भावना कब उत्पन्न होती है? जब वो बड़ा होता है ना। जब वो थोड़ा तो बड़ा होता है, यानी कि उसका मस्तिष्क विकसित होता है, तब जाके उसे अहम, सेल्फ जो भावना है वो उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। और जब वो किशोरावस्था में आता है तो सेक्स की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो ये जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं मानव में, अहम, भय और सेक्स, इनसे संबंधित शेखर के जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी उसके बारे में उसे पूर्ण रूप से पता है, क्योंकि वो उस समय थोड़ा बड़ा हो गया था, उसका मेमोरी एकदम क्लियर है। बाकी उसके जन्म के बारे में जो हुआ था उस समय तो वो एक छोटा सा मांस पिंड था, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन कहीं सुनी बातों से ही उसने ये सब जानकारी ली। लेकिन आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ, मेरे जीवन में अहम भावना कैसे हुई, भय कब पैदा हुआ, सेक्स के बारे में मेरी जानकारी क्या थी, ये सब मेरे मस्तिष्क में एकदम से क्लियर है। उन सब का विवरण हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। और तब तक आप ऐसा कीजिए, जो छात्रगण हैं इस संस्करण के पेज 43 तक ज़रूर पढ़ कर आइए। आप जब इस वीडियो के साथ पढ़ते भी जाएंगे उस मूल रचना को, तभी आप अपने पूर्ण लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ओके, जुड़े रहिए, मस्त रहिए।